नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आज सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका जो है भाग 1। इसका एक हमारा चैप्टर है स्पीति में बारिश। तो ये जो चैप्टर है ये कृष्णनाथ जी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ के जो लेखक हैं वो कृष्णनाथ जी है। और जैसे कि आप चैप्टर के नाम से देख रहे हैं स्पीति में बारिश, तो ये एक यात्रा वृतांत हमें लग रहा है। स्पीति की यात्रा कृष्णनाथ जी द्वारा की गई और जब उन्होंने देखा कि स्पीति जो है बहुत ही ज्यादा दुर्गम एक क्षेत्र है जो हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। देखा जाए तो इसे कहें तो बर्फ का रेगिस्तान भी हम इसको कह सकते हैं। तो पूरी बर्फ की बर्फ यहाँ पर रहती है लाहुल स्पीति में। तो क्या कुछ अनुभव उन्होंने किए अपनी इस यात्रा के दौरान, तो एक यात्रा वृतांत में यही लिखा जाता है। जब एक कोई भी लेखक या यात्री जब अपनी पूरी यात्रा के बाद अपनी यात्रा का वर्णन करता है, अपनी यात्रा को कहीं पर लिखता है, तो उसको यात्रा वृतांत कहा जाता है। तो कृष्णनाथ जी ने अपनी लाहुल स्पीति की यात्रा के दौरान जो कुछ भी अनुभव किया, जो कुछ भी देखा वहां पर, जो कुछ नया उन्होंने वहां पर सीखा, वो सारी चीजें उन्होंने अपनी इस यात्रा वृतांत में लिखी हुई है। तो क्योंकि चैप्टर आपका परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम एक बार यहाँ पर पढ़ेंगे और आप सभी ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम यहाँ पर कृष्णनाथ जी के जीवन परिचय को थोड़ा सा जानेंगे, कृष्णनाथ जी के बारे में। यहाँ पर इनकी कुछ पंक्तियां भी लिखी गई है इनके जीवन परिचय के सामने ही, लद्दाख में राग विराग से जो ली गई है। तो चलते चलते अंत नहीं, अंत बिना छुटकारा नहीं, इसीलिए तपस है, धुआं है, यानी इच्छा है, जान लेने की, पहचान लेने की। तो इस तरह की कुछ पंक्तियां यहाँ पर कृष्णनाथ जी के जीवन परिचय को हम जानेंगे। कृष्णनाथ जी का यहाँ पर जन्म के बारे में कहा गया है। कृष्णनाथ जी का जो जन्म हुआ था वो 1934 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। इनका जन्म 1934 उत्तर प्रदेश में हुआ था। और प्रमुख रचनाएं लद्दाख में राग विराग, किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली, हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इन्होंने ज्यादातर जो भी इनकी रचनाएं हैं ये यात्रा पर ही इन्होंने की है। जैसे लद्दाख में राग विराग, किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली, हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का इन्होंने संपादन भी किया। और सम्मान इन्हें लोहिया सम्मान, और मृत्यु इनकी सन 2016 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। देखिए चैप्टर जब भी आप पाठ पढ़ते हैं तो जरूर पाठ के लेखक और पाठ का नाम जरूर याद रखेंगे, क्योंकि आपके जब आप परीक्षा देते हैं तो परीक्षा में सबसे पहले जो गद्यांश आपका आता है तो उस गद्यांश से आपको प्रश्न उत्तर छांट कर लिखने होते हैं, प्रश्नों के उत्तर छांट कर लिखने होते हैं। तो उसमें पहला प्रश्न आपका ये भी हो सकता है कि पाठ के लेखक और पाठ का नाम लिखिए। तो पाठ और उसके लेखक का नाम आप जरूर याद रखेंगे। और कृष्णनाथ जी के बाकी का जीवन परिचय आप स्वयं से पढ़ेंगे, ये आपके पाठ में दिया गया है, आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है। तो स्पीति में बारिश, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्पीति जो है लाहुल स्पीति, ये हिमाचल प्रदेश का एक यहाँ पर जिला है। हिमाचल प्रदेश के एक स्पीति जिले की एक तहसील है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर ज्यादातर हमेशा बर्फ ही रहती है, बर्फ यहाँ पर ज्यादातर रहती है। तो किस तरह से जब यहाँ पर कृष्णनाथ जी ने यात्रा की, क्या क्या चीजें उन्हें देखने को मिली, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। शुरू करते हैं चैप्टर।
स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। जो स्पीति है वो हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है और लाहौल स्पीति का जो योग है वो भी आकस्मिक ही है। इसमें बहुत योगायोग नहीं है। ऊंचे दर्रे और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। देखिए बच्चे, एक एक जो पंक्ति है उसको ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब आप प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो फिर आपको पूरा चैप्टर दोबारा से पढ़ना पड़ता है, पूरे चैप्टर को आपको दोबारा रिवाइज करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक एक पंक्ति को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रश्न आ सकता है कि स्पीति जो स्पीति है इसका वर्णन इतिहास में क्यों नहीं है, तो आप अगर एक एक पंक्ति को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आपको प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। तो जैसे कि हमने कहा, स्पीति जो है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है और लाहौल स्पीति का योग भी आकस्मिक ही है। इसमें बहुत योगायोग नहीं है। ऊंचे दर्रे और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी ये कम है। अलंघ्य भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारण है। यानी कि यहाँ का अलंघ्य जो भूगोल है ये इतिहास का एक कारण, अलंघ्य भूगोल जो है वो इतिहास का एक बड़ा कारण हो सकता है। अब जबकि संसार में कुछ सुधार हुआ है तब भी लाहौल स्पीति का योग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए ही चलता है। यानी कि जब देखिए, जब पूरी धरती, पूरी पृथ्वी जब इंटरनेट से जुड़ चुकी है, इंटरनेट से कनेक्ट हो चुकी है और सभी लोग आजकल इंटरनेट के आदी हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर लाहौल स्पीति में प्रायः वायरलेस सेट के जरिए यहाँ पर लोग संचार, यानी कि संचार का जो माध्यम है वो यहाँ पर है, जो केलंग और कांजा के बीच खड़कता रहता है, जो हमेशा केलंग और कांजा के बीच खड़कता रहता है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं कांजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा, कहीं बगावत करने वाला तो नहीं है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। तो यहाँ पर जो दो जगह हैं, दो केलंग के जो बादशाह हैं उनको हमेशा भय लगा रहता है कि कहीं कांजा का जो सूबेदार है वो उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा, यानी कि उसकी आज्ञा का पालन करने से बच तो नहीं रहा है। लेकिन कांजा का लेकिन इसके सिवाय, यानी कि वायरलेस पर बात करने के सिवाय, वायरलेस पर संदेश भेजने के सिवाय वो और कुछ नहीं कर सकता। वसंत में भी 170 मील आना जाना कठिन है और शीत में प्रायः असंभव। यानी कि बर्फ इतनी है कि वसंत ऋतु जब आती है, एक तरह से गर्मी का जो गर्मी की ऋतु शुरू हो जाती है, गर्मी आना शुरू हो जाती है, तो गर्मी को छोड़ो, यहाँ पर जो वसंत ऋतु रहती है इसमें भी कम से कम अगर आप 170 मील की ऊंचाई पर जाएंगे तो तब भी आना जाना कठिन रहता है और शीतकाल में तो प्रायः ये चीज असंभव ही रहती है। प्राचीन काल में शायद भारतीय साम्राज्य का अनाम अंग रही है। जो स्पीति है वो शायद प्राचीन काल में भारतीय साम्राज्य का अनाम अंग रही है, यानी कि जिसका कोई नाम नहीं है। जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही है। फिर मध्य युग में प्रायः लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है और तब भी प्रायः स्वायत्त ही रही है। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है कि भूगोल ही इसकी रक्षा करता है और भूगोल ही इसका संहार करता है। यानी कि कभी भी ये जो भी भारत में जितने भी साम्राज्य हुए उन साम्राज्यों में ये हमेशा अनाम ही रही, यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा विशिष्ट नाम नहीं मिला। तो जैसे हमने यहाँ पर बताया कि जो मध्य युग था उसमें चाहे लद्दाख मंडल हो, कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत ये रही, लेकिन प्रायः तब भी ये स्वायत्त ही थी। तो इसकी जो स्वायत्तता है, यानी कि स्वयं
पर निर्भर रहना, स्वयं अपने आप रहना, ये इसकी स्वायत्तता ये जो भूगोल ने सिरजी है, यानी कि ऐसी ऐसी स्थिति है, इसकी भूगोलिक कंडीशन ही ऐसी है कि भूगोल ही इसकी रक्षा करता है और भूगोल ही इसका संहार करता है। उन राजाओं का कोई हकारा आता तो उसे आते जाते वह अल्प वसंत बीत जाता, कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता तो स्पीति का तरीका वही था। तुप चिनलिंग गोनप्पा में मैंने देखा, जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली दहस कर आंखें बंद कर चगमा का तना पकड़ या एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। जब धमाका गुजर गया तो डरते डरते आंखें खोल उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए थे। तो जब जोरावर सिंह जो था उसका जब स्पीति पर आक्रमण हुआ था तो उसने वहां पर डायनामाइट का एक विस्फोट किया था। तो डायनामाइट के विस्फोट से जो लाहुली लोग थे, स्पीत लाहुली जो लोग थे, उन्होंने डर कर आंखें बंद कर ली और चंगमा का तना पकड़ लिया। एक दूसरे को पकड़कर वो बैठ गए और जब धमाका गुजर गया तो डरते डरते आंखें खोल कर उठे और जोरावर सिंह ने जब आक्रमण किया तो उस समय जो घर के लोग थे, जो स्पीति के लोग थे, वो घरों को छोड़कर भाग गए और उसने स्पीति को और वहां के विहारों को लूट लिया। यानी कि उस समय जब जोरावर सिंह ने आक्रमण किया तो उसने क्या किया कि स्पीति और वहां के जो विहार थे उनको लूट लिया और ये जो अप्रतिकार की जो शायद स्पीति की सुरक्षा पद्धति है और यह जो अप्रतिकार है वो शायद स्पीति की सुरक्षा है। स्पीति में जनसंख्या लाहुल से कम है, यानी जो लाहुल स्पीति, जैसे हम कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर, तो लाहुल और स्पीति ये अलग अलग जो जगह है। तो स्पीति में जो जनसंख्या है वो लाहुल से कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार ये जो जनसंख्या थी ये 2031 थी, केवल 2031 स्पीति की जो जनसंख्या थी। और 1971 की जनगणना के अनुसार ये 7,996 और इसका क्षेत्रफल 1971 की जनगणना में लाहुल के साथ जोड़कर जो मिला था 12,015 वर्ग किलोमीटर है और स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया। यानी कि जब यहाँ पर लोगों की गिनती की गई तो अलग अलग की गई कि स्पीति में कितने लोग हैं और यहाँ पर लाहुल में कितने लोग हैं। और 1971 की जनगणना के अनुसार ये 7,196 रही, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 1971 की जनगणना में लाहुल के साथ जोड़कर मिला है। क्षेत्रफल को लाहुल के साथ जोड़कर लिया गया जो कि 12,015 वर्ग मीटर है। स्पीति का कोई भी अलग क्षेत्रफल यहाँ पर नहीं दिया गया है। इंपीरियल गैजेटियर्स यानी कि ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार यह क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है और इस तरह स्पीति की जनसंख्या वर्ग मील से भी 4 कम है। 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। लाहुल स्पीति का जो प्रशासक ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला, यानी कि जो लाहुल स्पीति का प्रशासन है वो ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला। यानी कि अंग्रेजों को यह 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला और अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे कि अंग्रेज साम्राज्य जो है वहां पर से नई नई चीजें चाहते थे और जो भी हो 1846 में कुल्लू लाहुल स्पीति ब्रिटिश के अधीन में थे, जो पहले सुपरिटेंडेंट के अधीन थे। यानी कि यहाँ पे बताया गया कि जो लाहुल स्पीति थी वो 1846 में अंग्रेजों को मिली थी और वो भी कश्मीर के राजा
जो गुलाब सिंह थे उनके जरिए मिली थी, और अंग्रेज के जरिए जो पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले जो क्षेत्र थे, अंग्रेज जो थे वो इनके जरिए यानी कि कश्मीर के जरिए या यहाँ लाहौल स्पीति के जरिए पश्चिमी जो तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्रों में प्रवेश करना चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे, यानी कि क्योंकि वो तिब्बत में यहाँ से प्रवेश करना चाहते थे, ये चाहकर कि उनको अपने बहुत दूर तक का वहां पर कुछ व्यवसाय, कुछ बिजनेस, कुछ अपना भला दिख रहा था। लेकिन जो भी हो, 1846 में कुल्लू, लाहौल स्पीति ब्रिटिश के अधीनता में आ गए और ये पहले सुपरिटेंडेंट के अधीन थे। फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए। जब 1847 आया तो तब इनको कांगड़ा जिले में शरीक कर दिया गया, जोड़ दिया गया। लद्दाख मंडल के दोनों दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो यानी कि स्थानीय जो शासक था वहां का, उसके द्वारा चलाया जाता था, और ब्रिटिश शासन में कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से यह नोनो कार्य करता था। तो जो ये नोनो था, ये वहां का एक स्थानीय शासक था और ये ब्रिटिश सरकार के लिए काम करता था, क्योंकि राज्य जो था वो ब्रिटिश सरकार के अधीन हो चुका था। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था। वो शासक तो था, लेकिन यहाँ पर जो उसका अधिकार था, केवल वो अपना इतना वश चला सकता था जितना केवल द्वितीय दर्जे का एक मजिस्ट्रेट चला सकता है। लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे, क्योंकि स्पीति के जो लोग थे वो इसे अपना राजा ही मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते थे, यानी कि जब राजा नहीं है तो दमयंती जी को वो रानी मानते थे। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दे दिया गया। अब यहाँ पर 1873 में जो स्पीति में एक रेगुलेशन पास हुआ और जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दे दिया गया, और ब्रिटिश शासन के अन्य कानून अब यहाँ लागू नहीं होते थे। रेगुलेशन जो था उसके अधीन जो प्रशासन के अधिकार थे वो नोनो को दे दिए गए, और जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी था। यानी कि उसको जो नोनो था उसको यहाँ पर जब रेगुलेशन पास हुआ तो उसको थोड़े से अधिकार यहाँ पर दे दिए गए। कैसे अधिकार? जैसे कि मालगुजारी इकट्ठा करना लोगों से, और जो छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमे हैं इनका फैसला भी वो खुद ले सकता था। इसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था, यानी कि अगर इसके ऊपर के कोई मामले आते तो वो कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहौल स्पीति का वृतांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज के बाद 1960 यानी कि जब हमारा राज आया, स्वराज जब आया, भारत जब आजाद हो गया था अंग्रेज शासन से, ब्रिटिश शासन से, तो लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया, और जिसका केंद्र केलंग में है। जब से हमारा देश आजाद हुआ, जब स्वराज बना, तो उसके बाद 1960 में, देखिए एक एक पंक्ति को ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। स्वराज के बाद जो लाहौल स्पीति है वो क्या हुआ, वहां पर 1960 के बाद जो हिमालय पंजाब, लाहौल स्पीति को पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया जिसका केंद्र केलंग में है। और 1966 में जब हिमाचल प्रदेश बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरीय छोर का जिला हो गया, और यह देश का सबसे दुर्गम क्षेत्र है। स्पीति 31.42 और 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है, और यह
चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की कैदी है। ये जो स्पीति है ये चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की कैदी है, यानी कि बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ पर है। औसत ऊंचाई 18,000 फीट, और यह पहाड़ उसे पूरब में तिब्बत, पश्चिम में लाउल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। जो ये पहाड़ है 18,000 फीट के, ये पहाड़ उसको पूरब में तिब्बत से अलग करते हैं, पश्चिम में लाहुल से अलग करते हैं, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। और इस घाटी का जो नाम है, इसकी मुख्य घाटी, इसका नाम स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति जो है वो पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूरब में तिब्बत में बहती है, और तिब्बत में बहती है और वहां से स्पीति में आती है। जो ये नदी है, ये स्पीति नदी जो है, ये स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलती है और पूरब में तिब्बत में बहती हुई वहां से वो स्पीति में आती है। स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बुशहर राज्य में अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिल जाती है। और मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मुझे इस स्पीति नदी से प्रेम है। स्पीति में मैं सिर्फ इसे नदी को पहचानता हूँ, सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है, और स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर स्पीति के अलावा एक जो पारा नदी है वो भी यहाँ पर फेमस है। और लेखक कहते हैं कि मैं पहचानता हूँ, सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी यहाँ पर है, फिर घाटी है, और जो स्पीति के अलावा पिन की घाटियां प्रसिद्ध है यहाँ पर। और मान भाई से इसका किस्सा सुना है। तो जो लेखक के जानने वाले हैं मान भाई, वो कहते हैं उनसे मैंने इसका किस्सा सुना है। अत्यंत बीहड़ और वीरान है, और इसमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। यानी कि जो ये क्षेत्र है ये अत्यंत बीहड़ और वीरान है, इसमें शायद जो स्पीति की घाटी है यही केवल आबाद है। जैसे वह आबाद है वह आप देख ही रहे हैं। यानी कि कैसी आबाद है ये आप देख रहे हैं। यानी कि प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग यहाँ पर बसते हैं। अचरज यह नहीं है कि इतने कम लोग यहाँ पर क्यों हैं, अचरज यह लोग है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं, क्योंकि जो स्थिति है वहां की, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि ये जो लाहुल स्पीति जो जगह है, स्पीति, ये हमारे देश की सबसे दुर्गम जगह कही जा सकती है। तो अचरज की बात ये नहीं है कि यहाँ पर इतने कम लोग कैसे हैं, अचरज की बात ये है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर तब लोग वहां रहते क्यों हैं। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है कि घर को गर्म रख सकें, वृत्ति भी नहीं, फिर क्यों रहते हैं। यानी कि ऐसी कोई चीज नहीं है। लगभग 8 से 9 महीने वो पूरी धरती से कटे हुए रहते हैं, बिल्कुल अलग रहते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो बाकी जगहों से उसे जोड़ सके। चारों तरफ बर्फ की चादर जमी हुई रहती है, बर्फ लदी हुई रहती है, जैसे कि मैंने आपको बताया उसे बर्फ का रेगिस्तान भी हम कह सकते हैं। और केवल एक फसल यहाँ पर उग पाती है, क्योंकि बाकी के 7-8 महीने जो होते हैं वो बर्फ जमी हुई रहती है हर जगह पर, और कोई भी लकड़ी भी यहाँ पर नहीं है और जिससे कि घर को गर्म रखा जा सके, और कोई वृत्ति भी नहीं है, यानी कि कोई आमदनी भी यहाँ पर नहीं है, कोई काम करने का साधन भी यहाँ पर नहीं है। तो फिर क्यों लोग वहाँ पर रहते हैं? क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और नहीं जा सकते, कहाँ जाएं, या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण है, मैं नहीं जानता। मैं तो इतना देख सकता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं, इसीलिए रह रहे हैं, और कोई तर्क नहीं है।
तर्क से हम किसी चीज को भले ही सिद्ध कर सकें, स्थिति में रहने को सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क्य है, तर्क के परे। यानी कि आपको तर्क से इतना मोह क्यों है? कैसे बार बार प्रश्न करके कोई फायदा नहीं कि लोग वहां क्यों रहते हैं आखिर। तो कई बार जो ये संसार है ये अनिर्वाण अतर्क्य है, यानी कि तर्क से परे है, जहां पर तर्क भी कोई काम नहीं करता है। तो लाहुल और जो स्पीति एक ऐसी जगह है यहाँ पर तर्क भी कोई काम नहीं करता। आपको कोई भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए या क्यों, कहाँ, कैसे, कब, इसका आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते और इसका आपको कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा सा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से ज्यादा ऊंचे हैं, नंगे और भव्य, यानी कि वहां पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं है और लेकिन बिल्कुल भव्य शान है इनकी। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। शिव का अट्ठाहस नहीं, हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। तो यहाँ पर आगे कहते हैं लेखक, इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाइयों के आंकड़ों से नहीं नापी जा सकती। जो भी ये व्यथा है, इसकी जो कथा है वो इन पहाड़ों के की ऊंचाई के आंकड़ों से नहीं नापी जा सकती। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी है वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं। यानी कि यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जो इन पहाड़ों की ऊंचाई है उनको आप आंकड़ों में नहीं नाप सकते, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो सुंदरता को इंच में नापते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पहाड़ को वो कैसे छोड़ सकते हैं। तो वे यह जान लें कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम, छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वह सब हिमालय नहीं है, हिमालय का तलुआ है। शिवालिक या पीर पंचाल या ऐसा ही कुछ उसका नाम। यह तलहटी है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है और इसमें ही लाहुल स्पीति की घाटियां हैं। तो जैसे कि लोग जब जाते हैं हिमालय के बारे में जानते हैं, क्या जानते हैं हिमालय के बारे में? कि स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम, छोले भटूरे, कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, इन सबको वो हिमालय मानते हैं। वो खुशी खुशी यहाँ पर बर्फ देखने जाते हैं। वहां पर बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स वो बना लेते हैं हिमालय के नाम पर या हिमालय की सुंदरता के नाम पर। लेकिन ये हिमालय नहीं है, ये केवल हिमालय का एक तलवा मात्र है, यानी कि निचले स्तर पर है बिल्कुल। अगर शिवालिक या पीर पंचाल या ऐसे कुछ नाम ही उसका नाम है। यह तलहटी है, रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है, इसमें ही लाहुल स्पीति की घाटियां हैं। और इन घाटियों की औसत जब ऊंचाई नापी गई, तो श्री कनिंघम के अनुसार लाहुल की समुद्र की सतह से जो औसत ऊंचाई है वो है 10,535 फीट और स्पीति की जो ऊंचाई है वो है 12,986 फीट। असल ऊंचाई यानी कि लगभग 13,000 फीट। तो ये औसत ऊंचाई है लगभग। तो मध्य हिमालय की जो श्रेणियां हैं स्पीति को घेरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में है उसे 12 चाल श्रेणियों का विस्तार समझें। 12 चाला गर्रे की ऊंचाइयों का अनुमान 16,000 फीट से लगाकर 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट लगाया गया। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। जो दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। इसका क्या अर्थ है? कहीं यह बौद्ध के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं,
ओम मणि पद्मे हूँ। इनका बीज मंत्र है और इसका महात्म्य है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। और कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने पर के नाम पर तो नहीं है। अगर नहीं है तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों के माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। यानी कि यहाँ पर जो एक जो मंत्र लिखा गया है, बौद्ध मंत्र, उसी के नाम पर इस पहाड़ी का नाम दिया गया है माने। और आप देख सकते हैं इसकी ऊंचाई यहाँ पर बताई गई है 21,000 फीट, जो समुद्र तल से 21,000 फीट पर है। तो इसका नाम माने देना बिल्कुल सही और सटीक बताया है लेखक ने, क्योंकि वो कहते हैं कि इन पहाड़ियों को ये जो नाम देना ये बिल्कुल सहज नाम है, क्योंकि यहाँ पर इन पहाड़ियों के का जितना भी जाप हुआ है, इन पहाड़ियों के माने का जितना भी जाप हुआ है, उसके हिसाब से ये नाम देना बिल्कुल सही है। इम्पोरियल गैजेटियर में माने तो श्रेणियों की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी, पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। इनमें से छोटी छोटी चोटियां हैं, उनकी ऊंचाई भी 17 फीट, 17,000 फीट से अधिक। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट की ऊंचाई पर बसे हैं। एक या दो तो 14,000 फीट की ऊंचाई पर भी है। और यह है मध्य हिमालय। इसमें स्पीति है, स्थित है। इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है और इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची है। तो जिसको हम हिमालय समझते हैं, जिसको हम पहाड़ समझते हैं, वो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 23,000 समुद्र तल से 23,000, 20,000, 13,000, यानी कि हम जो कुछ गांव है यहाँ पर बताया गया, जो लाहौल है वो 13,000 फीट समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और जो यहाँ पर स्पीति है वो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। और इसके पार अगर कुछ दिखता है तो वो चोटियां हैं जो 23 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर है। मैं इस ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ और ना ही इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। वो कहते हैं कि मैं ना तो इन ऊंचाइयों को मापने के पक्ष में हूँ और ना ही इनसे होड़ लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लेखक ने अलग अलग जगहों की अलग अलग तरह से यहाँ पर ऊंचाइयों के बारे में बताया है कि कुछ जो समुद्र की जो चोटियां हैं वो आपकी 22 से लेकर 20 से लेकर 23 से लेकर 1,000 ऊंची है। तो ये जो लाहौल स्पीति है यहाँ के बारे में बताया गया है कि केवल 14,000 इसकी ऊंचाई है, 14,000 फीट। और किस तरह से लोग यहाँ पर जीवन यापन करते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि जो स्पीति में बारिश, इस चैप्टर को हमने पढ़ा और इस पाठ को, अभी पाठ का शेष भाग हमारा बाकी है, इसे हम अपने कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी आने वाली, जब भी आप आगे कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं या जो भी आप आने वाली समय में जो भी आप पढ़ाई करते हैं, तो अगर आपको किसी भी हिमालय का या और जगहों का, अगर आपको पहाड़ की ऊंचाइयों के बारे में अगर आपको पूछा जाता है या समुद्र तल से ऊंचाई के बारे में आपको पूछा जाता है, तो आपको एक एक चीज यहाँ पर मिल जाएगी, किस तरह से लेखक ने हर एक चीज का यहाँ पर वर्णन किया है। तो पाठ को हम कंटिन्यू करेंगे और भी सारी चीजें पढ़ेंगे लाहौल और स्पीति के बारे में कि किस तरह का जीवन व्यापन किस तरह से लोग वहां पर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्पीति जो है वो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है हमारे समुद्र तल से। तो किस तरह का जीवन व्यापन वहां पर होता है, किस तरह से लोग वहां पर रहते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।